हम बात करेंगे बिहार के शाहपुर विधानसभा सीट की। शाहपुर विधानसभा सीट में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, शाहपुर में बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है और फिलहाल तो देखिए वहां के जो विधायक हैं, शाहपुर के विधायक जो हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि मुकाबला काफी दिलचस्प है और आरजेडी के विधायक हैं वहां पे राहुल तिवारी, और उनके मुकाबले में क्या ये संघर्ष दो कोनिया या वहां कोई तीसरा त्रिकोणीय मुकाबले के भी आसार दिखाई दे रहे हैं? क्या लग रहा है वहां के समीकरण आप? देखिए, शाहपुर का जो चुनाव है वो बहुत रोचक होने जा रहा है। राहुल तिवारी शिवानंद तिवारी के बेटे हैं और जो राहुल तिवारी के दादा थे रामानंद तिवारी, वो यहां से कई चुनाव जीते हैं। इनफैक्ट 5 बार उन्होंने शाहपुर का प्रतिनिधित्व किया है। 2 बार राहुल तिवारी के पिता शिवानंद तिवारी ने शाहपुर का प्रतिनिधित्व किया है और 2 बार खुद राहुल तिवारी जीते हैं। तो कुल 9 बार जो है, जो यहाँ 17 चुनाव हुए हैं, उसमें जो है तिवारी परिवार से ही विधायक चुना गया है। अगर आप शाहपुर विधानसभा की बात कीजिए तो जो चीजें दिखती हैं कि यहाँ पर जो विशेश्वर ओझा थे, उनकी एक जो पहचान थी, बैठ रही थी इस विधानसभा क्षेत्र में। और यहाँ पर आप देखिएगा कि अब इस बार जो है उन्हीं के बेटे राकेश ओझा जो है वो बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। हालांकि अगर आप पिछले चुनाव में चले जाएं 2020 में, तो जो राकेश ओझा की मां है शोभा देवी और जो उनकी चाची हुई मुन्नी देवी, मतलब 2 जो देवरानी जेठानी थी, वो आमने सामने मुकाबले में थी, तो वोटों का एक बंटवारा हुआ था। तो इस बार लगता है कि परिवार में भी समझौता हो गया है और राकेश ओझा जो हैं शाहपुर से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। यहां से जनसुराज ने भी डॉक्टर पद्मा ओझा को अपना प्रत्याशी बनाया है। और सबसे खास बात यह है कि तेज प्रताप यादव की जो पार्टी है जनशक्ति जनता दल, उसके प्रत्याशी मदन यादव भी चुनावी मैदान में हैं। यहाँ के जब आप जातीय समीकरण को देखिएगा तो यहाँ यादव वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है, 20-21% के आसपास जो है वो यादव वोटर्स हैं और जो कि आरजेडी को वोट करते रहे हैं। तो अब उसमें मदन यादव क्या कोई डेंट लगा पाते हैं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि वो जितने वोट लेकर आएंगे उसका नुकसान जो है वो राहुल तिवारी को ही होगा। तो अब इस पर बहुत कुछ जो है यहाँ का चुनाव परिणाम निर्भर करेगा। अगर आप शाहपुर में देखें तो इस यहाँ का जो जातीय समीकरण है वो आरजेडी को मजबूत बनाता है, इसलिए पिछले 6 चुनाव में जो है आरजेडी को 4 बार कामयाबी मिली है। और यहां पर जो मुकाबला हो रहा है पिछले 6 चुनावों से आप देखिए तो बीजेपी वर्सेस आरजेडी का मुकाबला होता है, जिसमें कि 2 बार बीजेपी को भी कामयाबी मिली है। यहां पर जो यहां पर 17 चुनाव हुए हैं उसमें सबसे सफल पार्टी आरजेडी ही है, उसको 4 बार कामयाबी मिली है। ऐसे भी शाहपुर में जो सोशलिस्ट विचारधारा है वो प्रवाहित होते रही है। और यहां पर जब आप बात करते हैं रामानंद तिवारी की, तो वो भी अलग अलग सोशलिस्ट पार्टियों से ही चुनाव जीतते रहे। पहले सोशलिस्ट पार्टी पे जीता, फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पर उन्होंने चुनाव जीता और फिर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से भी वो चुनाव जीते हैं 5 बार। तो ये एक चीज दिखती है। और फिर शिवानंद तिवारी जो कि राहुल तिवारी के पिता हैं, वो भी 2 बार यहां से चुनाव जीते, 2000 में और 2005 के फरवरी में, और 2015 और 2020 से राहुल तिवारी जीत रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल तिवारी जीत की हैट्रिक लगाने वाले हैं? लेकिन एक और दिलचस्प आंकड़ा जो है वो शाहपुर से जुड़ा हुआ है। रामानंद तिवारी को अगर आप छोड़ दें तो लगातार 2 जीत तो कई प्रत्याशियों को मिली है। इनफैक्ट 4 प्रत्याशियों को लगातार 2 बार जीत मिली है, लेकिन हैट्रिक कोई नहीं लगा पाया है। क्योंकि अगर आप देखें तो धर्मपाल सिंह 1990 और 95 में यहां से चुनाव जीते, एक बार जनता पार्टी से, एक बार जनता दल से। इसके बाद 2000 और 2005 में शिवानंद तिवारी 2 बार जीते,
आरजेडी से, मतलब वो भी हैट्रिक नहीं लगा पाए, धर्मपाल सिंह भी हैट्रिक नहीं लगा पाए। फिर मुन्नी देवी जो हैं वो 2005 के अक्टूबर में भी जीती और 2010 में भी जीती बीजेपी के टिकट से, लेकिन फिर वो हैट्रिक नहीं लगा पाई। और फिर 2015 में राहुल तिवारी जीते और 2020 में भी राहुल तिवारी जीते। तो क्या वो लगातार तीसरी जीत हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, लगा पाएंगे? क्या अपने दादा वाली श्रृंखला में वो शामिल हो पाएंगे? क्योंकि उनके दादाजी ही यहां से 5 बार जो है वो चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अन्य किसी को 3 जीत नसीब नहीं हुई है, मैक्सिमम 2 ही जीत मिली है किसी को भी। तो ये एक चीज दिखता है। अगर शाहपुर में आप 2020 का चुनाव देखें तो वहां राहुल तिवारी को 41.1% वोट आया था और उन्होंने जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रही शोभा देवी जो विशेश्वर ओझा की पत्नी हैं उनको पराजित किया था 22,883 वोटों से। आंकड़ा सुनकर लगता है कि यह मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा हुआ था, एक तरफा हुआ भी था। लेकिन तब जो बीजेपी से प्रत्याशी थी मुन्नी देवी, उनको भी 13.61% वोट आए थे। तो जब आप दोनों के वोट जोड़ देते हैं तो 40.11% पहुंच जाता है। और राहुल तिवारी को कितना मिला था? 41.1%। तो मतलब 1% से भी कम का मार्जिन था, क्योंकि इस बार परिवार से 2 लोग चुनावी मैदान में नहीं होंगे, अकेले राकेश ओझा ही चुनाव लड़ेंगे। तो यहां पर राहुल तिवारी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अब इसमें जन सुराज ने डॉक्टर पद्मा ओझा को चुनावी मैदान में उतारा है, वो कितना वोट लेकर आती हैं। और मदन यादव जो आपको जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी हैं तेज प्रताप यादव की पार्टी से, वो कितना वोट लाते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन देखकर जब लगता है राहुल तिवारी हैं, राकेश ओझा हैं, पद्मा ओझा हैं, तो जो ब्राह्मण वोट हैं उसमें एक आप कह सकते हैं कि बंटवारा होता हुआ दिख सकता है। अब अगर यहाँ के जातीय समीकरण को समझने की हम कोशिश करें तो यहाँ जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो 15.09% हैं, एसटी 1.74% हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 5.1% हैं और यादव वोटर्स 20 से 21% हैं। तो जो एमवाई का इक्वेशन है वो 26-27% के आसपास पहुंचता है। लेकिन यहां सामान्य जाति के वोटर्स भी अच्छी संख्या में हैं और ब्राह्मण वोटर्स तो बहुत अच्छी संख्या में हैं, 16 से 17% यहां आपको ब्राह्मण वोटर्स मिलेंगे। और इसके अलावा भूमियार और राजपूत को जोड़ लीजिए तो वहां भी दोनों को मिलाकर जो है 16 से 18% के बीच है। तो जो सामान्य जाति के वोट हैं वो आपको यहाँ पर 30 से 32-33% तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा जब आप देखें कि जो लवकुश के वोट हैं वो 5 से 5.5% हैं और वैश्य भी यहाँ 10 से 12% हैं। तो ये चीज जब आप यहाँ पर देखते हैं तो दिखता है कि दोनों का गणित क्या होगा। तो आरजेडी का जो विश्वास है वो एमओआई पर है 26-27% वो है, प्लस राहुल तिवारी जो ब्राह्मण वोट है उसमें से अपना हिस्सा निकाल के अपने साथ वो जोड़ना चाहेंगे और बाद में जो यहाँ पर एससी वोटर्स हैं और जो अदर ओबीसी ईबीसी हैं उनके वोटों में से एक हिस्सा लेना चाहेंगे, जो कि पिछली बार वो लेते रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिश क्या होगी कि जो अब भूमिहार और राजपूत वोटर्स हैं वो इंटैक्ट उनकी तरफ आए, मतलब कि 22 से 25% के आसपास, और फिर जो ब्राह्मण वोटर्स हैं उसमें से अपना हिस्सा ये भी निकालें। तो जब वो यहां पर मिलेगा और साथ में लवकुश के वोटों पर उनकी नजर होगी कि वो उनको मिले और वैश्य वोटर्स, तब वैसी परिस्थिति में जो मुकाबला होगा बिल्कुल कांटे का हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि पिछली
पिछली बार 1% से भी कम का मार्जिन है। तो यहां पर अगर एक चूक किसी से हो गई तो फिर उसके लिए वापसी मुश्किल होगी। लोकसभा के चुनाव में भी यहां पर जो CPI-ML के प्रत्याशी थे सुदामा प्रसाद, वो सिर्फ 2288 वोटों से लीड कर पाए थे। तो लोकसभा के चुनाव में भी कांटे का मुकाबला हुआ था। तो ये चीज देखना। और सुदामा प्रसाद जो हैं वो वैश्य जाति से आते हैं, तो वैश्य वोटों में एक सेंधमारी उन्होंने की थी जो कि उनकी तरफ गया था, तो तब जाकर ये मार्जिन 2288 वोटों का था। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि शाहपुर में जो इस बार का मुकाबला है वो बहुत कांटे का होने जा रहा है। और यहां पर दोनों ही प्रत्याशी जो है वो कोई भी लूज बॉल फेंकने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि दूसरा चौका मारने के लिए बैठा पड़ा है। तो इसीलिए शाहपुर का चुनाव रोचक कांटे का मुकाबला होगा और नजदीकी मुकाबला होगा, जिसमें कि जो जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी हैं वो कैसा प्रदर्शन करते हैं, पद्मा ओझा कैसा प्रदर्शन करती हैं, जो अन्य निर्दलीय हैं, कुल 11 प्रत्याशी शाहपुर में हैं। तो इन दोनों के अलावा जो 9 प्रत्याशी हैं उनके प्रदर्शन से भी जो है परिणाम प्रभावित होने जा रहा है। तो शाहपुर में एक रोचक और कांटे का मुकाबला। बिल्कुल, तो शाहपुर में अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन प्रत्याशी भारी पड़ता है और किसे किसके रहने का कितना नफा नुकसान होता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है।